हिंदुस्तान में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। साल 1556 में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सिंहासन पर बैठा और उसका ज्यादातर वक्त लड़ाइयों में निकल गया। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो मुगल काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। एक असल शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का समावेश था। आइए जान लेते हैं कि कैसी थी मुगलों की अर्थव्यवस्था, कहां-कहां से कमाते थे और कहां-कहां खर्च करते थे। मुगल काल में खासकर अकबर के शासन काल में दक्षिण एशिया में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इस दौर में भारत में दुनिया का 28% औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। 18वीं सदी तक भारत से टेक्सटाइल, पानी के जहाजों के निर्माण और स्टील के निर्यात में खासी वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित होती गई। 17वीं सदी के अंत में मुगलों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन चुकी थी और इसने यूरोप तक को अचंभित कर दिया था। साल 1600 के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था में मुगल शासन की हिस्सेदारी 22.7% तक बढ़ चुकी थी और इसने चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसमें अकेले बंगाल का योगदान 12% था, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रांत था। साल 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल में औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ा पर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित थी। तब किसानों के रेयत या मुजरियान कहा जाता था। कई बार इनके लिए किसान और आसामी शब्द का भी इस्तेमाल होता था। तब दो तरह के किसान होते थे, एक खुद काश्त जो अपनी जमीन पर फसलें उगाते थे और दूसरे पाही काश्त जो दूसरे गांवों में आकर ठेके पर खेत लेकर फसलों का उत्पादन करते थे। जमींदारी व्यवस्था भी कायम थी और जमींदार खेती का अहम हिस्सा होते थे। वो अपनी जमीन खेती के लिए किराए पर देते थे और कर वसूलते थे। मुगल शासन काल में राजस्व की रीढ़ टैक्स ही था। इसको जमा और हासिल के नाम से जाना जाता था। तय और इकट्ठा किए गए कर की राशि पर ये आधारित थे। वैसे सभी तरह की जमीन पर कर वसूलने की व्यवस्था एक जैसी नहीं थी। अच्छे उत्पादन वाली जमीन की किसानों को अधिक कर देना पड़ता था। पोलत जमीन पर अधिक कर लगाया जाता था क्योंकि उस पर पूरे साल फसल होती थी। वहीं परती जमीन पर कम कर था क्योंकि इसमें फसल कम समय के लिए होती थी। वहीं बंजर भूमि से टैक्स वसूली की व्यवस्था अलग थी। कुल वसूले गए टैक्स का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क के रूप में जमा होता था। मुगल शासन काल में जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन की जानकारी इकट्ठा कर टैक्स निर्धारित किया जाता था और उसी हिसाब से बजट तय होता था। अकबर के शासन काल में हुक्म जारी किया गया था कि खेतीहर ज्यादा से ज्यादा नकद भुगतान करें। हालांकि फसलों के उत्पादन के रूप में भुगतान का विकल्प भी खुला था। शासक अपने पास कर वसूली का अधिक हिस्सा रखने का प्रयास करता था। हालांकि कई बार परिस्थितियों के कारण कर वसूली प्रभावित भी होती थी। मसलन सूखा या अकाल के वक्त कर वसूली बाधित होती थी। अकबर ने कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने शासन काल में भूमि सर्वेक्षण कराया। अबुल फजल ने आइन में भूमि के आंकड़े दर्ज किए। साल 1665 में औरंगजेब ने भी अपने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया था कि हर गांव में खेती करने वालों की संख्या का सालाना हिसाब तैयार किया जाए। मुगल काल में वसूले गए कर को शासन व्यवस्था संभालने के लिए खर्च किया जाता था। दान, वेतन और पेंशन जैसे मदों में तो खर्च होता ही था। साम्राज्य विस्तार या बगावत आदि को दबाने के लिए युद्ध पर भी अच्छी राशि खर्च होती थी। सेना का खर्च इसलिए अधिक था, शासकों के ऐशो आराम का खर्च भी इसी से निकलता था। राज्य को सुरक्षित करने के लिए जगह जगह किले बनवाए जाते थे। इमारतों के निर्माण पर भी सबसे अधिक खर्च शाहजहां के शासन काल में हुआ। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के ताजमहल के निर्माण से लेकर तख्ते ताउस के निर्माण पर भी शाहजहां ने खूब खर्च किया। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।